बिकम सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैं डॉक्टर A.K. मंसूरी GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा की तरफ से ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत आज का हमारा वीडियो खासकर जो इनकम टैक्स, ये आपका एक बढ़िया सब्जेक्ट है, उसका मैं ब्रीफ सिलेबस, जो सिलेबस आपका दिया है उसका एक पूरा डिटेल सिलेबस नहीं कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी आपका सिलेबस क्या है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है ये आज हम बात करेंगे। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न उसी समय लागू होगा जब नागपुर यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा फिजिकल मैनर में या ऑफलाइन मैनर में लेगी। बार बार बताया जा रहा है कि कोविड के कारण भविष्य अनिश्चित है, लेकिन जो रूल्स है वो तो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्यारे छात्रों, बीकॉम सेकंड ईयर फोर्थ सेम के अंदर में जो इनकम टैक्स का सिलेबस है ये 4 यूनिट में बंटा हुआ है। ये 4 यूनिट का पहला यदि यूनिट आप देखेंगे तो पहले यूनिट में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी। अब हिंदी में चूंकि मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है तो सिलेबस हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं, हालांकि बार बार बता चुका हूं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें इंग्लिश में करना है। इसके अंदर में खास करके आयकर की मूल संकल्पना, आयकर यानी क्या, आयकर अधिकारी यानी क्या, आयकर में कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं, आयकर में वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, आयकर के प्राधिकरण कौन से होते हैं, आयकर में शामिल कौन सी आय है जिस पर आयकर लगता है, कौन सी आय है जिस पर आयकर नहीं लगता जिसे कहा जाता है कर मुक्त आय। उसके अलावा पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, ये यूनिट 1 के अंतर्गत A और B ऐसे 2 भाग किए हैं। तो जो आयकर की मूल संकल्पना है और जितना अभी मैंने आपको बताया वो यूनिट 1 का A पोर्शन, और जब आप उसके B पोर्शन पर जाओगे तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस मिलेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस का हिंदी में मतलब होता है करदाता की निवासीय स्थिति। करदाता मतलब वह व्यक्ति जिसे भारत सरकार की तरफ से भारत में अर्जित या भारत के बाहर भी हो सकती है, कभी वो छोड़िए आप, लेकिन भारत में जो अर्जित आय है उस पर आयकर चुकाना होता है। इसीलिए कोई भी वो व्यक्ति जिसके ऊपर में इनकम टैक्स इंपोज हो रहा है वो है करदाता। अब करदाता का भारतीय निवासी होना जरूरी है। यहाँ पर एक बात आपको अच्छी तरह ध्यान में लानी है कि भारतीय नागरिक और भारतीय निवासी में फर्क है। हर भारतीय नागरिक करदाता नहीं हो सकता, लेकिन भारत का प्रत्येक करदाता यह भारतीय निवासी जरूर है। तो इसकी जो थ्योरेटिकल स्थिति है वहां पर वो पूरा विस्तृत रूप से हमको पढ़ना होगा कि भाई एक व्यक्ति भारत में कितने दिन रहता है। जैसे उसके एक बेसिक कंडीशन है कि सबसे पहली कंडीशन तो है कि उसने 182 दिन गत वर्ष में, अब गत वर्ष का मतलब ये होता है कि जैसे आपके लिए मैं आपको बता दूं गत वर्ष है 2019-20, ये अब आपके लिए पत्थर की लकीर समझ जाइए, मैंने बता दिया हूं तो ध्यानपूर्वक वीडियो के माध्यम से सुनो। आपको किसी प्रकार की कोई गलत फहमी में रहना नहीं है, क्योंकि आयकर कानून के अनुसार जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती है कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष ये बदलते होता है। यानी 19-20 का मतलब है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के मध्य में जो आय अर्जित की गई है वो आय पर टैक्स लगता है 2020-21 में। यानी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक आपने जो भी कमाया या आपकी इनकम हुई और जिस वर्ष में आपने कमाया ये हो गया आपका गत वर्ष। अब गत वर्ष में जो आपने कमाया, क्योंकि 31 मार्च ये वार्षिक ईयर होता है, इसीलिए कभी भी ख्याल रखिए आप 2019-20 ये आपका गत वर्ष है। गत वर्ष को दूसरे शब्दों में वित्तीय वर्ष भी बोला जाता है।
लेकिन आयकर की परिभाषा में वित्तीय वर्ष कम, गत वर्ष ज्यादा प्रचलित है। गत वर्ष मतलब वह वर्ष जिस वर्ष में आपने आय प्राप्त की, आय अर्जित की। अब इस आय पर टैक्स कितना लगेगा, इसकी गणना जिस वर्ष में होती है वो कहलाता है कर निर्धारण वर्ष, जो कि आपके गणित के लिए फॉरवर्ड रहेगा 2020-21। कृपया ख्याल रखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमको हेडिंग देना पड़ेगा और हर जगह हेडिंग में लिखना पड़ता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर यानी कर निर्धारण वर्ष। और ये गत वर्ष का मतलब होता है लास्ट ईयर, और अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस का संबंध ये गत वर्ष से है, यानी भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आय प्राप्त कर रहा है, आय उसने जो प्राप्त किया है उसकी अवधि गत वर्ष में, गत वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के दरमियान वो कितने दिन भारत में रहा, उस आधार पर उसकी निवासी स्थिति होती है। ये आपकी यूनिट 1 का भाग। अब इस यूनिट 1 पर क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, मतलब मैं आपको सिलेबस के साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न भी बताते चल रहा हूं, ठीक है। तो यूनिट 1 टेक्निकली पूरा थ्योरेटिकल है, फिर भी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी 8-8 मार्क की 2 थ्योरी रहेगी। यदि आपको ए और बी नाम की 2 थ्योरी नहीं जम रही है तो आपको इसके बदले में सी और डी भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन वो भी थ्योरी रहेगी। और जहां तक मेरी अपनी नॉलेज है, जनरली क्वेश्चन नंबर 1 ए में आयकर की मूल संकल्पना पर थ्योरी रहेगी और बी में करदाता की निवासी स्थिति पर थ्योरी रहेगी, अथवा सी और डी। सी द थ्योरी विल बी ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। थोड़ा सा इंग्लिश बोलता हूं बीच में, आप मुझे मालूम है हिंदी माध्यम की क्लास है, लेकिन थोड़ा सा सीखिए आप भी, क्योंकि नहीं तो कई बार क्या होगा आपको दिक्कत जाएगी। इंग्लिश में आसान जाता है, हिंदी में तकलीफ होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पहले बताया आयकर की संकल्पना पर थ्योरी, ब करदाता की निवासी स्थिति पर थ्योरी, वही सी और डी है, लेकिन इंग्लिश में बोल के बता रहा हूं। सी में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स पर थ्योरी रहेगी, डी में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी के ऊपर थ्योरी रहेगी 8-8 मार्क की, ओके। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 का ए भी यूनिट 1 का है, देखिए यहां पर थ्योरी नहीं प्रॉब्लम्स रहेगा। और ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब इसमें एक जगह पे एग्रीकल्चर इनकम भी आपके सिलेबस के अंदर में है, तो एग्रीकल्चर इनकम भी कैलकुलेट करने बोल सकता है, या रेसिडेंशियल स्टेटस निकालकर आपको ये पूछेगा कि वो इतने इतने दिन रहा, तो आपको दिन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वर्ष कैलकुलेट करने पड़ेंगे, महीना कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस बेसिस पर तय करना होगा कि वेदर जो करदाता है वो भारतीय निवासी है या नहीं। अब हम आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 पूरी तरह से वेतन शीर्षक से आय और उससे संबंधित टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है उसे वेतन मिलता है। तो जो वेतन से आय है, मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 5 हेड ऑफ इनकम है, उसमें से 3 हेड आपके सिलेबस में है। वो 3 हेड में का पहला हेड से है वेतन शीर्षक से आय, और कंसर्न टर्म मतलब इसमें भत्ते आते हैं, वेतन के साथ भत्ते आते हैं, अनुलाभ आता है, सुविधाएं आती है, भविष्य निधि है। अब इन सबको बेटा इंग्लिश में बोलना पड़ता है। देयर फॉर सैलरी है, अलाउंसेस है, परक्विस्ट है, प्रोविडेंट फंड्स है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज व्हिच आर कवर्ड in the unit 2.
अब इस यूनिट 2 में प्रमाणित भविष्य निधि, अप्रमाणित भविष्य निधि, वैधानिक भविष्य निधि, अप्रमाणित भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि मतलब प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोवाइडेंट फंड और द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एंड देयरफॉर all these are a part of unit 2। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, जिसे ए तो थ्योरी रहेगी 8 मार्क की, और बी में प्रॉब्लम्स आएगा कि वेतन शीर्षक से आय की गणना कीजिए, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सैलरी, 8 मार्क। अब आपको यहाँ लगता है कि 8 मार्क की थ्योरी लिखना और 8 मार्क का प्रॉब्लम करना, उसके बजाय मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी है, आप थ्योरी मत छोड़ाइए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जाओ। यहाँ पर रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी 16 मार्क्स। ओके, नाउ वी कम टू यूनिट 3। अब ये यूनिट 3 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कंसर्न टर्म, मकान शीर्षक से आय एवं उससे संबंधित टर्म्स, मुद्दे। अब मकान शीर्षक से आय मतलब कौन से मकान से आय मकान संपत्ति से आय मानी जाएगी, कौन से मकान से आय मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाएगी, मकान संपत्ति की आय की गणना करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में लेना पड़ता है, तो उसमें वार्षिक मूल्य आता है, स्टैंडर्ड वैल्यू आती है, रेंट रिसीव्ड आता है, यानी ऐसी 4 बातें आएगी। एक्चुअल रेंट कितना रिसीव्ड हुआ है, एक्चुअल किराया प्राप्त, प्रमाप किराया मूल्य, प्रमाप मूल्य, वार्षिक किराया मूल्य, उसकी गणना करनी पड़ती है। नगर पालिका टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है, नगर पालिका टैक्स का कैलकुलेशन करने के बाद में उस पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। फिर आपने किराया दिया, किराए से मकान दिया, यदि किराया नहीं मिला है तो उसकी छूट मिलती है, मकान खाली रहता है उसकी कोई छूट मिलती है, ऐसे कई उसमें टर्म्स है, और इस टर्म्स को बेस करता हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप बोलोगे सर आपने जो डॉट डॉट कर दिया, डॉट डॉट नहीं है, ये दरअसल क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या बताया था, 8 मार्क की थ्योरी, 8 मार्क का प्रॉब्लम वेतन शीर्षक से आय पर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3 ए, थ्योरी ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के इसमें जो कुछ भी पूछे लेगा वो कि भाई प्रमाप किराए से आप क्या समझते हैं, वार्षिक मूल्य की गणना कैसे की जाती है, प्रमाणित कटौती यानी क्या, मकान शीर्षक से आय में ब्याज से आप क्या समझते हैं, ऐसा कौन सा मकान है जिससे आय नहीं होती केवल हानि होती है, ये सब हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। और बी गणित आएगा कि मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 8 मार्क्स। फिर से वही बात है, यदि आपको थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप दोनों छोड़ दो, सीधा क्वेश्चन नंबर 3 के सी पोर्शन पे जाइए, आपको 16 मार्क का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर करना। ओके, नाउ वी कम टू यूनिट 4। यूनिट 4 फिर से 2 भागों में बटा हुआ है, इसका एक पोर्शन है ए और दूसरा पोर्शन है बी। अब टेक्निकली जो सिलेबस बनता है तो उसको आप और मैं चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तिगत तौर की यदि बात करें तो सिलेबस बनते समय ये जो डिडक्शन एटीसी है, ये एक्चुअल में इनकम फ्रॉम सैलरी में यूनिवर्सिटी ने मर्ज कर देना चाहिए था। अब यूनिवर्सिटी ने मर्ज नहीं करी, अपनी गलती नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में भी एटीसी, एटीजी, एटीजीजी, एटीडबलडी, एटीबी, एटीसी इन सब का उपयोग होता है। बट चूंकि यूनिवर्सिटी की सोच थोड़ी अलग होती है, उनको थ्योरेटिकल कांसेप्ट ध्यान में रखती उन्होंने यूनिट 4 को 2 भागों में बांटा है। ए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 धारा 80C के अंतर्गत कटौती, और बी पोर्शन रखा है अन्य साधनों से आय। उसी को फोकस करता हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ए थ्योरी, लेकिन यहां पर आपको क्लियर कर दूं, ये देखिए मैंने यहां पर लिख करके दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 ए के अंदर धारा 80C के
कटौती पर सैद्धांतिक प्रश्न रहेगा 8 मार्क का। बी के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का गणित रहेगा, या क्योंकि पत्थर की लकीर नहीं है, एटीसी के ऊपर में थ्योरी भी आ सकती है एंड एटीसी का कैलकुलेशन करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है 8 मार्क का। बट जब उसका अथवा सी में आप जाएंगे तो आपको सीधा सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर ठोक 16 मार्क का गणित मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 1 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 से रिलेटेड है, बट क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 चारों यूनिट से रिलेटेड है। और यहां पर एक चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए है। यूनिट 1 पर भी 4 मार्क का गणित रहेगा, यूनिट 2 पर भी 4 मार्क का गणित रहेगा, यूनिट 3 पर भी 4 मार्क का गणित रहेगा, यूनिट 4 पर भी 4 मार्क का गणित रहेगा। इस तरह से 80 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। यदि कोविड महामारी के निर्मूलन होने के कारण यदि ऑफलाइन एग्जाम होती है तब। ऑफलाइन एग्जाम यदि नहीं होती है तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न उतना लागू नहीं होता है, लेकिन सिलेबस एज इट इज लागू होगा। बिकॉज जो क्वेश्चंस आएंगे, मान लो 40 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको हर यूनिट पर 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है तब कृपया ख्याल रखिए, हमें सिलेक्टेड स्टडी करने से काम नहीं चलेगा, हमको विस्तृत पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारे कंटेंट्स हमको याद होना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आपको आयकर, चूंकि ये कोई साधारण सब्जेक्ट नहीं है लेकिन एकदम भारी सब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ नियमों पर आधारित है। जिस ढंग से वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपको एक के बाद एक अब पढ़ाना चालू करूंगा तो आपको फोकस करना है, वीडियो को क्रम देते हुए आपको एक के बाद एक वीडियो देखना है। यदि कोई विद्यार्थी बीच में का कोई भी वीडियो देख लेगा और वो बोलेगा अब मुझे आयकर नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए जीएस कॉलेज भी कुछ नहीं करेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप यदि किसी वीडियो को मिसिंग करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टोटल वीडियो की सीक्वेंस को पहले चेक कीजिए, 1 बाय 1 वो वीडियो को देख करके जाइए, तब आपको पता चलेगा कि आयकर क्या है और आयकर क्या है। हाँ, अब रही बात अपनी टीचिंग प्लान की, तो भले मैंने आपको पूरा यूनिट दिखा दिया है, लेकिन जो ऑनलाइन टीचिंग की कुछ मर्यादा है और यूनिवर्सिटी से भी क्लीन गाइडलाइंस नहीं मिली है। अभी जो आपको मैं बता रहा हूं, अपनी टीचिंग की शुरुआत होगी यूनिट 3 से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप में से कहोगे सर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या होगा? तो चूंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पढ़ना होगा, तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इसका एक स्टडी मटेरियल का बंच बनाकर आपके ग्रुप के ऊपर में हम डिस्पैच करेंगे, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको पढ़ो, और उसमें से जो नहीं समझ रहा है तो जब डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑनलाइन होगा उस समय आप मुझसे बात करेंगे, और तब मैं समझूंगा कि आप में कितनी क्यूरियोसिटी है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की है, जो कि परीक्षा आपको देनी है, आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बेशक सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करवाना ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं इसको सही ढंग से पढ़ना, एक्सेप्ट करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। हम क्यों नहीं निकालने के लिए तैयार है, लेकिन आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कौन सी टर्म्स में आप फिसड्डी हो रहे हैं, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। इन सब बातों के लिए आप स्टूडेंट्स का हम टीचरों के साथ में, कॉलेज के साथ में, ग्रुप के ऊपर में बेटा डायलॉग चाहिए। दिखाई ऐसा दे रहा है कि टीचर मेहनत कर रहा है, कॉलेज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप निष्क्रिय बैठे हुए हो। ये मैं भी मानता हूं कि फिजिकल क्लासरूम के जैसा परफॉर्मेंस और फीलिंग और अनुभव
नहीं मिल सकता, लेकिन हाथ पर हाथ धरे रहने से नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जब मैं टर्म समझाऊं तो क्लियर हो। तो आज आपको बता दिया, अगला वीडियो लेक्चर्स हमारा आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर। बेसिक कंसेप्ट तो मैंने वैसे समझाया है, या हो सकता है कि अगला वीडियो लेक्चर्स थोड़ा सा मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स पर ले लूं। कुछ तो मैंने आज भी बताया है कि कर निर्धारण वर्ष क्या है, गत वर्ष क्या है, करदाता कौन है, भारतीय निवासी कौन है, भारतीय नागरिक कौन है, यही सारी चीजें कोशिश करेंगे हम 5-10 मिनट बेसिक कंसेप्ट पर जाएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। और बाद में मूलतः मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसका शीर्षक रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो प्लीज बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।